उसी श्रेणी में सांख्य दर्शन की बात भी उसी श्रेणी में सांख्य दर्शन की बात करते हैं। हमारा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन प्रेजेंट हो चुका है। सांख्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है? सभी लोग अपना मैसेज टाइप करेंगे आंसर में, और जिनको बोला जाएगा वो लोग माइक खोल के बताएंगे। चलिए आप आंसर टाइप कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सब लोग को दिख रहा है। सांख्य शास्त्र का उद्देश्य क्या है? हाँ, एक शालिनी जी का आ गया है, सेकंड आंसर है। और सभी लोग टाइप करिए प्लीज। बहुत अच्छा, सभी लोगों को मालूम है कि सांख्य शास्त्र का उद्देश्य जो है, सबने सेकंड ऑप्शन टाइप किया है और ऑलमोस्ट सभी का सही आया है, किसी का कोई वेरिएशन नहीं आया है। तो हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे कि दुख निवारण। हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे दर्शन शास्त्र का उदय ही दुख के निवारण के लिए हुआ। दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, इन सबको जानने के लिए ही सांख्य शास्त्र हमारे जो है दर्शन शास्त्र का उद्देश्य हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है? सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे मैसेज बॉक्स में। एक दुष्यंत जी का आया है, शालिनी जी का आया है। अपना माइक खुल के बताएंगे। दुष्यंत जी आप बताएंगे। मैम समाधि बताया, योगा समाधि। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका ये। थैंक यू। इसमें हमने जैसे हमने पढ़ा था कि योग शब्द का जो है वो युज धातु से हुआ, जिसमें उसका समाधि भी एक अर्थ है उसी परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? सही विकल्प चुनेंगे। आंसर तो हम लोग काफी लोग हैं, लेकिन आंसर बहुत कम आ रहे हैं। आंसर हमारे बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, सभी लोग टाइप करिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। अभी जो भी आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आए, सबका डी ऑप्शन है। और हम ये हमारे जब हम योग में आए हैं तब से हमने अगर डिप्लोमा किया है और मास्टर किया तो हम ये चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबको बिल्कुल क्लियर है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम हमेशा पढ़ते रहे हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सभी लोगों का शायद एक ही मिनट में आंसर आ जाएगा और मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा। सभी लोग फटाफट टाइप कर दीजिए। बहुत अच्छा, सभी का सेम आंसर आ गया है। इसका आंसर थर्ड कपिल मुनि है। अच्छा, इसमें हमने कोई लोग बताएंगे, अपना माइक खोल के बता देंगे कि इस सांख्य शास्त्र में कितने तत्वों की बात कही गई है? 25 तत्व। 25। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, सबका सही है। और पतंजलि योग सूत्र में कितने तत्वों की बात कही गई है? 26 तत्व की बात कही। 26 सही। एक एक्स्ट्रा वाला तत्व कौन सा है, जरा नाम बता दीजिए, जो भी कोई भी माइक खोल के। ईश्वर है। ईश्वर, बहुत अच्छा, सब लोग हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख किया गया है? ये हमारा तैत्तिरीय उपनिषद से है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा। शालिनी जी का, दुष्यंत जी, यमुना जी और मध्या से जो भी हैं उनका आया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर लिखे। और लोग भी अपना आंसर टाइप करेंगे प्लीज। इससे हमको थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, हम बिल्कुल सही रिवीजन कर रहे हैं। ये जो दीपाली करकड़े नाम से जो आईडी, वो प्लीज अपना खोलेंगे और बताएंगे। थर्ड आएगा तब आएगा। चलिए, और एक साथ एक बताएंगे, इसमें कितनी वल्लियों की बात कही गई है, बताएंगे आप लोग? कोई जब जरा नाम भी बता दीजिए साथ साथ में प्लीज। इच्छावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। चलो, बहुत अच्छा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। मैम आपकी स्क्रीन चली गई है। एक सेकेंड। हाँ,
स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी मैम हो। अच्छा, सॉरी है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं रहा दे पाता इसलिए। चलिए, प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। प्रश्न उपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है? शालिनी जी का आंसर आया, और सभी लोग अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। यमुना जी, अपना माइक खोल के बताएंगे आप? जी फर्स्ट आदित्य से। आदित्य से। कुछ और भी नाम बता पाएंगे क्या इनको, और क्या क्या बताया गया था प्रश्न उपनिषद में? मैम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। अच्छा, मैं बता देती हूँ। जैसे प्राण, ओके। ऊर्जा, चेतना, श्रेय मार्ग, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, ये सब चीजें जो है, ये इसके नाम बताए गए थे प्रश्न उपनिषद में जब हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, इसमें प्रश्न उपनिषद में किस चीज की, दो मुख्य किस चीज की बात की गई, जरा कोई लोग बताएंगे प्लीज? प्राण और रई। प्राण और रई। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। हाँ, प्राण और रई की तुलना की गई है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है? इसका मतलब ये है कि पराविद्या से क्या संबंधित है? पराविद्या में कौन सा ज्ञान हमको मिलता है? सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। अनुराधा मैम ने करा है 1, शालिनी जी ने करा है 4, और लोग करिए 4, 4। ज्यादातर सभी लोग 4 की तरफ जा रहे हैं, और कुछ कंफ्यूजन है, किसी ने 1 टाइप किया है। तो जिनने 1 टाइप किया है जरा बताएंगे प्लीज। अनुराधा मैम, आपने शायद 1 टाइप किया था। अच्छा, 4 किया है। सभी लोग 4 की तरफ जा रहे हैं। दीदी वो जो अच्छा, पहले आपने ओके था ना, उसका है वो। कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं, जी। कंफ्यूजन हो गया था। हाँ, तो इसमें क्या बताया, ऋग्वेद का ज्ञान। लेकिन इसमें सही आंसर जो है वो ये आता है कि इसका आंसर होना चाहिए अक्षर ज्ञान। क्योंकि अक्षर ज्ञान में मतलब ब्रह्म का ज्ञान जो कभी खत्म नहीं होने वाला ज्ञान है। तो जैसे पराविद्या जो है ना, श्रेय मार्ग होता है, ठीक है, और अपरा विद्या जो हमने पढ़ा था, क्या रहे ना, प्रेय मार्ग होता है। जो श्रेय मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो इसमें अक्षर ज्ञान इसका आंसर सही है। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। मुझे वही लग रहा था, अक्षर ज्ञान ही लग रहा था, लेकिन मैं वो जो निरुक्त का ज्ञान है ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए अच्छा, मेरा भी गलत गया। चलिए, सब लोग अपना अपडेट कर लेंगे। इसका आंसर अक्षर ज्ञान है। ओके, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। वर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सब लोग अच्छे से पढ़िए। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, ये सब शिक्षा की सार वस्तु है। ये कथन किस उपनिषद से लिया गया है? हमने अभी पढ़ा था, हमने हमारे 10 मेन उपनिषद पढ़े थे, उसी में से किसी उपनिषद का ये आंसर है। तो आप सब लोग बताएंगे, जरा अपना अपना आंसर टाइप करेंगे प्लीज। शालिनी जी ने 3 दिया है, दुष्यंत जी ने C दिया है, और बताइए, आगे आगे चलते रहिए। सभी लोग अपना टाइप कीजिए। अगर हम लोग मान लो नहीं भी आता तो गलत टाइप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि हम कम से कम उस पर डिस्कस तो करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और नई चीजें भी सीखते हैं। इसलिए सभी लोग प्लीज टाइप कीजिए। और जिन लोगों ने टाइप किया उसके अलावा कोई माइक खोल के बताएंगे? कौन बताना चाहेंगे? जिन लोगों ने टाइप किया उसके अलावा माइक खोल के कोई बताना चाहे तो बोलिए, अदरवाइज मैं नाम लेके पूछ सकती हूँ क्या? तैत्तरीय उपनिषद मैम। तैत्तरीय उपनिषद, बहुत अच्छा से। अच्छा मैम, एक चीज और बताएंगे क्या कि तैत्तरीय उपनिषद में मेन किस चीज की बात कही गई है? पार्डन? तैत्तरीय उपनिषद मेन किस चीज के लिए फेमस है, या हम सब लोग तैत्तरीय उपनिषद को किस चीज से जानते हैं? पंचकोशों का वर्णन मिलता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला मैम, बहुत अच्छा, कि हम ज्यादातर तैत्तरीय उपनिषद की जो पहचान है वो पंचकोशों से हो गई है। चलिए, बहुत अच्छा, सबने अच्छा आंसर दिया है, और सभी लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आ गया है। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। सभी लोग सी आंसर टाइप कर रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और हम सब लोग बिल्कुल इसमें, पूजा मैम ने हमें पढ़ाते पढ़ाते हमें बिल्कुल अच्छे से सिखा दिया था। बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऋग्वेद, इसका राइट आंसर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ गया। श्रीमद् भगवद गीता में मनोग्रह का साधन किसे बताया गया है? श्रीमद् भगवद गीता में मनोग्रह का साधन किसे बताया गया है? मनोग्रह, मनोनिग्रह का मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर शरणागति। बहुत अच्छे से सबका सेम आंसर आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभ्यास और वैराग्य, और अभ्यास और वैराग्य की बात और किस दर्शन में की गई है? जरा कोई माइक खोल के बताएंगे प्लीज। पतंजलि योग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा योग वशिष्ठ से है। योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन, मनन, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है? सभी लोग अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे। सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। अमोना जी का आंसर आया है ए, दुष्यंत जी का भी ए, मध्या से जो है उनका भी ए। और कितने लोग ए से सहमत है? जो ए से सहमत नहीं अपना माइक खोल के आंसर दे सकते हैं। जो ए से, उसके बाद एक ही पूछेंगे। जो ए से सहमत नहीं है वो लोग कोई भी अपना माइक खोल के आंसर देंगे प्लीज। सभी लोग ए से सहमत है? कोई भी नहीं है? लेकिन मैं तो ए से सहमत नहीं हूँ, मैं तो कुछ और आंसर देना चाहूंगी। पदार्थ तो भावना भी लग रहा है। क्या मैम? पदार्थ भावना, ऑप्शन नंबर 2। पदार्थ भावना भी आप सोच रहे हैं? और क्या हो सकता है? चलिए इसमें वो जो इसकी जो 7 भूमियां हैं उनके नाम कोई बता पाएगा क्या? जी दीदी, पहली है बताइए। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमांसा, सत्वपति, संशक्ति, पदार्थ, भावना और तुर्यगा। लेकिन जो बहुत इसमें अच्छा। बोला है अध्ययन, मनन और सत्व पुरुष, तो हाँ हाँ सत्व पुरुष का अगर अध्ययन करना है तो सत्वपत्ति में जाएंगे। क्योंकि विचारणा में तो हम जाएंगे नहीं। हाँ हाँ। और में बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन बताया गया है कि इसमें इसका आंसर विचरना बताया गया है। तो इसको हम एक बार बाद में वापस कर लेंगे क्लियर, क्योंकि इसमें आंसर तो यही होना चाहिए कि अध्ययन, मनन और सत्पुरुषों का संग जो है वो क्या रहे ना, उसमें ही आता है, सत्वपति में ही आता है। लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है वो विचरना दिया गया है, तो इसको हम एक बार सर से फिर क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और किसी को इसके बारे में कुछ पता है तो जब बताना चाहे तो बता सकते हैं। अच्छा, और योग वशिष्ठ के और क्या क्या नाम है? जिसको भी याद है वो माइक खोल के बताए, ताकि हमारा थोड़ा बहुत काफी अच्छा रिवीजन होना शुरू हो जाए। हर्ष रामायण, महारामायण। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। इसमें साथ उत्तर साथ रामायण, बहुत अच्छे से अब उत्तर रामायण। सारे नाम आ गए, बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन है? ये हम सबको बिल्कुल अच्छे से पता है। दीदी। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में सबके आंसर आ जाएंगे शायद। सभी लोगों के आंसर आ गए होंगे। बहुत अच्छा। जो लोग कुछ लोग ही टाइप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उनके सबके बिल्कुल सही आंसर आए हैं। जिन्होंने टाइप नहीं किया है उसमें से कोई लोग अपना माइक खोल के बताएंगे। जिन्होंने टाइप नहीं किया है उनमें से कोई भी अपना माइक खोल के बताएंगे। मैं, मोना जी और ये जय, मनोज पाल जी, इनके नाम से जो भी आईडी है वो बताएंगे प्लीज। अनुराधा जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी सर, मैम, हाँ सर। नमस्ते मैम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। जी। ओके ओके। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? नहीं मैम, अभी चली गई आपकी स्क्रीन। अरे एक सेकंड।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। चलिए चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना ही क्या कहलाता है? बिल्कुल अच्छे से सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबके सेम आंसर आ रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा डिस्कस करना ही नहीं पड़ा। इसका मतलब हम सब लोग बिल्कुल क्लियर है और एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह से बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। बिल्कुल इसका सही आंसर है आसन, उदासीन भाव होना आसन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर योग उपनिषद से है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार पंचभूतों की धारणा को कितनी देर करने का निर्देश दिया गया है? सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। 3 घटिका, 2 घटिका, 5 घटिका और 4 घटिका। सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। बहुत अच्छे से सभी लोग, एक ही आंसर आ रहा है। क्या किसी को कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब हम सब लोग बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है 5 घटिका। हर एक धारणा में 5-5 घटिका की हम 5 घटी तक हमको धारणा करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, ये भी योग उपनिषद से है। योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंग बताए गए हैं? जल्दी से आंसर सभी लोग टाइप करेंगे। योग तत्व उपनिषद में कितने अंग बताए गए हैं? ये यमुना जी ने 3 आंसर दिया है, 6, बी और डी। शालिनी जी ने डी आंसर दिया है और मनोज जी ने बी आंसर दिया है। जिनने बी आंसर दिया उनमें से कोई एक अपना माइक खोल के बताएंगे। दुष्यंत गुप्ता जी, सर आप बताएंगे सर, आपने क्या कितने अंग है इसमें? मध्या से जो है वो बता दीजिए। 8 योग का वर्णन है और जो हठ योग है उसके अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन मिलता है हमें। हाँ, तो योग हमारा क्वेश्चन भी हमें यही पूछ रहा है कि योग तत्व उपनिषद में हठ योग के कितने अंग बताए गए? अष्टांग 8 अंग बताए गए। हाँ हाँ, सभी लोग जिन्होंने इसके अलावा कोई आंसर दिया वो अपना एक बार अच्छे से क्लियर कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा योग उपनिषद का ही क्वेश्चन है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन में व किस मुद्रा में करना चाहिए? आसन और मुद्रा दोनों की बात कही गई है। सॉरी दीदी, सेकंड लिख दिया मैंने, थर्ड होगा, सॉरी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए हाँ, इसमें थर्ड आंसर आ रहा है। किसको लग रहा है कि सेकंड आंसर है वो अपना हैंड रेज कर लेंगे जरा, अगर लग रहा है किसी को डाउट लग रहा है तो। इसमें सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा की बात कही गई है। बहुत अच्छा से हम लोग बिल्कुल सही जगह से जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर हम योग उपनिषद की बात, नाद बिंदु उपनिषद का ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? हाँ, इसमें किसी में भी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमको इतना अच्छे से पढ़ा दिया है कि हम बिल्कुल रट चुके हैं। डी आंसर आया है, किसी का सी आया है। अच्छा, सी 3 लिखा है किसी ने, सी, सबका सी आंसर आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि सी आंसर नहीं है। मैं तो सी आंसर के साथ नहीं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज बताइए, जैसे हम हल्का सा अगर ध्यान से समझने की बात करते हैं तो इसमें ये बताते हैं कि इसमें एक सीधा सा सिंपल से पूछा कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या हो सकती है। तो अगर हम धारणा वाली स्थिति पे जब सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद हम ध्यान पे जाएंगे, तो धारणा से हमें ध्यान की तरफ जाना है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से धारणा होना चाहिए और वही सही आंसर है। ठीक है, सभी लोग अपना एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपर का संपादन किसका प्रयोजन है? ये हम लोग, ये वाला क्वेश्चन जो है हम जब से हमने डिप्लोमा और मास्टर किया तब से रोज पढ़ते। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर? बी
भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? बी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग, कोई भी चेंज ही नहीं हो रहा है, सभी लोग सेम आंसर की तरफ जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल राइट है, सबका आंसर बिल्कुल सही है, बी ही आंसर है। और मध्य उन्होंने तो बहुत बार बी लिख दिया कि बी ही पक्का है, बिल्कुल राइट आंसर है, 10 से इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम पतंजलि योग सूत्र के अंदर घुसे हैं। सोपक्रम व निरूपक्रम क्रम में संयम करने से किस ज्ञान की प्राप्ति होती है? ये विभूतियां हमको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो बताएंगे? हाँ बताइए, टाइप कीजिए, क्वेश्चन टाइप करते रहिए सभी लोग। सभी का बिल्कुल सही है। शालिनी जी आप अपना माइक खोल के बताएंगे जरा। सी ऑप्शन होगा, मृत्यु। हाँ, और इस कोई जना बताएगा कि ये पतंजलि योग सूत्र का कौन से पाद का है, ये बता दीजिए, या कौन से पाद का कौन सा सूत्र है, जरा बताएंगे? विभूति योग का है, ये तीसरे पाद का है। हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट। और इसका सूत्र नंबर किसी को मालूम है कौन सी विभूति है ये? 22वें नंबर का सूत्र है, मैं आपको बता देती हूँ। जनरली इसका क्वेश्चन आता है कई बार, तो हमें अगर थोड़ा सा याद रहेगा तो इस पर हम याद कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य में स्थित एवं तदाकार हो जाना क्या कहलाता है? दीदी इसका उत्तर समापत्ति है। बिल्कुल सही बोला दीदी आपने, बिल्कुल सही। दीदी को इतना जल्दी से आ रहा था कि उन्होंने कहा टाइप नहीं करके बोल ही लिया जाए। बहुत बढ़िया, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, योग सूत्र की तैयारी कर रही हूँ, कंपटीशन में उतरी हूँ ना। ओके। तो अभी योग से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा पहले आपसे हम पूछ लेंगे, ठीक है? थैंक यू, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। चलिए आपका फिर फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? इसका आंसर बताएंगे? सभी लोग टाइप कीजिए। ये सबने सी टाइप कर दिया, मेरे पढ़ने से पहले ही सबने सी टाइप कर दिया। इट मीन्स हमारा पतंजलि योग सूत्र बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, और सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट, सब जगह एक जगह तीर लगा रहे हैं, जिस किसी का भी निशाना नहीं चूक रहा। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, हमने एक जैसे इसमें पढ़ा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ग्रहण, ग्रहिता, ग्राहेशु। इसके बारे में कोई बताएगा कि ग्रहिता क्या है, ग्रहण क्या है और ग्राह्य क्या है? जिसको भी पता हो माइक खोल के बताइए। दीदी आप सबसे लास्ट में, कोई नहीं बताएंगे तो आप बताएंगे, कोई बताएगा? इसमें ग्रहिता किसे बोला है? हमको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत कंफ्यूज थे तो सर ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया था। चलिए कोई नहीं बता रहा। अनुराधा दीदी आप बता दीजिए प्लीज। दीदी आप ही बता दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है। चलो मुझे भी कुछ मौका मिला बोलने के लिए। इसमें ग्रहिता पुरुष को बोला गया है, ग्रहण अंतःकरण प्लस 11 इंद्रियों को बोला गया है, और ग्राह्य हमारे पंचभूतों को बोला गया है। ये हमें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसका कई बार क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक ही चीज को पूछते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अपने माइंड में एक बार ये दोबारा बता देंगे मैम? हाँ बिल्कुल। इसमें ग्रहिता पुरुष को बोला है, ग्रहण अंतःकरण प्लस 11 इंद्रियां, जिसमें ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन आता है, और ग्राह्य में पंचभूतों को बोला गया है। चलिए ये हमारा महर्षि पतंजलि वाला क्वेश्चन तो हो गया था, सबके आंसर सी आ गए थे, क्रम बोला गया था इसमें, इसका आंसर है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फिर पतंजलि योग सूत्र के अंदर है हम लोग। महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? ये हम लोग हमेशा पढ़ ही रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। हमारा पतंजलि योग सूत्र पूरा इसी के ऊपर घूम रहा है। बताएंगे सबके, कोई बताना चाहेगा? माइक खोल के। शालिनी जी आपने 1 लिखा है, आप बताएंगे जरा माइक खोल के। नहीं, स्वाध्याय होगा, इसका 3rd ऑप्शन होगा वो। ओके चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें ईश्वर से साक्षात्कार करने का स्वाध्याय की बात कही गई है। और ये स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है, कोई बताएगा? जैसे अष्टांग योग है या किसके क्रिया योग के अंदर और क्या क्या आता है, जरा सभी लोग बोलेंगे, रिकॉल करेंगे। अब स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, बहुत अच्छा। और एक चीज बताइए सभी लोग, ये ईश्वर प्राणिधान का और कहाँ पे नाम आया है? ईश्वर प्राणिधान की और कहाँ बात की गई है? हमारे पतंजलि योग सूत्र में 2 जगह ईश्वर प्राणिधान की बात की गई है, वो कहाँ की गई है?
दीदी क्रिया योग में। क्रिया योग में तो की गई है, उसके अलावा और भी कहीं की गई है? नियम में समाधि पाद में भी है। नियम में की गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन भी जैसे कई बार आता है कि कौन कौन से में किया गया, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए इनको इसको दो जगह इनका नाम आया है। चलिए, और अच्छा एक और बताइए, इसमें हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा शायद कम होगा, मैं फटाफट बोल देती हूँ कि इसमें जैसे हमने बताया कि स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान, तो इसमें हम सब लोग एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि स्वाध्याय में जो है किस चीज का वो होता है नियंत्रण, या यो कहेंगे किस चीज की शुद्धि होती है। तो हम सबसे पहले तप की बात करेंगे, तप से हमारी इंद्रियों की शुद्धि होती है, ईश्वर प्राणिधान से हमारी मानसिक शुद्धि होती है, और स्वाध्याय से हमारी वाचिक शुद्धि होती है। ठीक है, इसलिए इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। एक बार किसी पिछले साल में एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तज्जय संस्कारो न संस्कार प्रतिद्वंदी का पातंजलि योग सूत्र का सही संदर्भ चुनिए। इसमें कौन सा सूत्र है ये? पातंजलि योग सूत्र के कौन से पाद का कौन सा सूत्र है ये? दीदी पहला है। बिल्कुल, अच्छा, इसका मतलब मोना जी की बहुत अच्छे से तैयारी है, बिल्कुल पक्के। सभी लोग इसको याद रख लेंगे कि पहले पाद का 50वां सूत्र है ये हमारा। ठीक है, समाधि पाद का 50वां सूत्र है। समाधि पाद में कितने सूत्र है, जरा जल्दी से बता दीजिए, माइक खोल के, जिसको भी पता हो। 51। और सीक्वेंस में आगे के भी जरा जल्दी जल्दी रिकॉल कर लीजिए। 51, 55, 55, 34। बिल्कुल अच्छे से, ये हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं, तो ये हमारे बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए। बिल्कुल मध्य यहाँ से किसी ने लिख दिया, 100% यही सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। चलिए, पातंजलि योग सूत्र अनुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा तृष्णा के अभाव की स्थिति है। तृष्णा के अभाव की स्थिति क्या है, बताएंगे? इसका आंसर टाइप कीजिए। इसका आंसर ए आया है। ए, सबका ए, सब लोग ए से सहमत है? दीदी 4 होगा ना, वैराग्य। हाँ, पर वैराग्य होगा, बिल्कुल सही दीदी, बिल्कुल सही अच्छा, है। पर वैराग्य होगा दीदी। इसमें पर वैराग्य जो है, वैराग्य श्रेष्ठ अवस्था होती है, वो पर वैराग्य होता है। ठीक है, अपर वैराग्य जो होता है वो कम श्रेष्ठ होता है। पर वैराग्य में क्या होता है, पुरुष के असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिससे प्रकृति हमेशा तृष्णा रहित हो जाती है। ये हमारे सूत्र संख्या मेरे हिसाब से एक पहले पाद के 16वें सूत्र में शायद यही दिया गया है। दीदी वही है क्या, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, आप वही कह रही हैं क्या? बिल्कुल सही दीदी, मैं सूत्र में थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे सूत्र के नंबर बिल्कुल मुश्किल से याद होते हैं, पूरा सूत्र याद नहीं होता है। जी, मुझे कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि 15वां सूत्र है या 16वां सूत्र है, इसीलिए। चलिए, सूत्र है ये। हाँ, 16वां सूत्र है। 15 और 16 में वैराग्य और दो वैराग्य की बात की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा शिव संहिता से। शिव संहिता में स्तोक में कथा प्रक्रिया में भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? हालांकि हमने शिव संहिता नहीं पढ़ी है, लेकिन जिनको भी पता है तो वो अपना बताने की कोशिश करिए। मैं एक थोड़ा सा हल्का सा बता देती हूँ। शिव संहिता में 5 पटलों की बात की गई है। प्रथम पटल में ज्ञान वो परमात्मा की बात की गई है, दूसरे पटल में नाड़ियों की बात की गई है, तीसरे पटल में वायु और साधक बाधक तत्वों की बात की गई है, चौथे पटल में मुद्राओं की बात की है, और 5वें पटल में मुक्ति और 4 योगों जो मंत्र लय और राजहट योग है उनकी बात की गई है। तो ये अब मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, तो अपना आंसर है। मोना जी तो बिल्कुल सही आंसर दे रही हैं, और लोग भी अपना कोशिश करेंगे। इसका आंसर 3rd है, तृतीय पाद में दी गई है। उसमें नित्य प्रति, इसमें बताया गया, इस श्लोक का अर्थ यही बताया गया कि नित्य प्रति भोजन करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन करें, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 उपप्राण में डकार द्वारा कौन सी प्राण उदरीय दबाव को हल्का करती है? हम इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। प्राणों की बात हमारे प्रश्न उपनिषद में की है, तो सभी लोग बिल्कुल इसमें क्लियर होंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। जिनका भी आंसर आया वो सी आंसर आया है, बहुत अच्छे से। नाग प्राण की बात कहिए। सभी लोग एक बार 5 उप प्राणों को अपने मन में रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, इसलिए सभी लोग रिकॉल कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? सभी लोग बताएंगे। सिद्धांत पद्धति में। हाँ, बिल्कुल फेमस है। जो भी कुछ मतलब बहुत ज्यादा डिटेल की बातें, वो सब सिद्धांत पद्धति की तरफ से। अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें ये बताया गया। किसी को पता है हमने व्योम पंचक और किसमें भी पढ़े थे? दीदी व्योम पंचक ने साधक पंचक जरूर पतंजलि योग सूत्र में है।
नहीं, हमने ना किसी में जैसे वो व्योम का मतलब होता है आकाश, है ना, आकाश के 5 पढ़ा है जो योगराज ना, हाँ हमने योगराज उपनिषद में पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। उसमें हमने 5 आकाश की बात कही है, ये व्योम पंचक इसमें बताया, उसमें नाम थोड़े से डिफरेंट बताए गए। चलिए आगे चलते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सदगुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? सदगुरु के बारे में किस अध्याय में चर्चा की गई है? हम सबको पता है कि मैं हल्का सा, आप सोचिए जब तक मैं हल्का सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उसमें जो है 6 उसके बताए गए, 6 भागों में उसको बांटा गया है। 6 विषयों की बात की गई, इसमें पिंड की उत्पत्ति, पिंड का विचार, पिंड ज्ञान, पिंड के आधार, पिंड पद का संभाव और अवधूत योगी। अब इससे हमको एक आइडिया आ जाएगा कि सदगुरु के विषय में किस पे बात की गई है। बताएंगे जरा सभी, कोई बता पाएगा? जी 3rd और 4th, मतलब तीसरे ऑप्शन और चौथे में थोड़ी मुझे डाउट लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो कि इसमें आपको डाउट लग रहा है। इसमें इसका ऑप्शन 3rd होगा, चतुर्थ में बात की गई है। जी जी चलिए सॉरी, इसमें ये कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट से। हाँ सदगुरु के विषय में मैंने इसीलिए नाम बताए थे कि अवधूत योगी, उसी के अंदर सदगुरु की बात आती है, तो इसमें ना 5वां आंसर आएगा। जी दीदी, मुझे इन दोनों ऑप्शन में डाउट था, क्लियर मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ना बताया था कि मतलब ओवरव्यू दिया था। चलिए आगे, हमारा एक फेवरेट ग्रंथ हठ योग का ग्रंथ आ गया। गोरख संहिता में कितनी नाड़ियों के नाम बताए गए? सभी लोग जरा जल्दी से बता देंगे। ये 10 नाड़ियों का बात की गई है। हम सब लोग इसको मन में अब रिकॉल कर लेंगे क्योंकि मुझे जरा जल्दी इसको खत्म करना है। चलिए ठीक है। हठ प्रतिक्रिया के किस अध्याय में अनवरत उड़ान भरते हुए माँ ख की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया गया? ये हम सबको पता है। जरा जल्दी से कोई भी माइक खोल के आंसर बताएंगे प्लीज। उद्यान। बिल्कुल सही है, हम इसको हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। ये हम, और बंदों में श्रेष्ठ कौन सा बंद है? उड़ियान बंदी बंदों में श्रेष्ठ है। और मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? खेचरी मुद्रा श्रेष्ठ है। बहुत अच्छे से, खेचरी सबसे श्रेष्ठ है। और कुंभक में? केवली कुंभक। केवली कुंभक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर शिव संहिता से आ गया है। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है? हमने हाँ बताइए, आंसर बताएंगे, कौन बता रहा है? चित्रा नाड़ी। बिल्कुल, मोना जी का बिल्कुल सब लोग सब परफेक्ट है। आज एग्जाम दे दे, इनका 100% JRF क्वालिफाई हो ही जाएगा और बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी फर्स्ट 3 में। बिल्कुल बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग। चित्रा नाड़ी का और किसी में अभी बात नहीं की गई, सिर्फ शिव संहिता में इसकी बात की गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आ गए हमारे फेवरेट ग्रंथ हिरण्य संहिता पे, जो हमारे सर ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया है। हिरण्य संहिता के अनुसार सांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। किस चीज की प्राप्ति होती है सांभवी मुद्रा में? सभी लोग फटाफट अपना आंसर टाइप कर लेंगे। और जो लोग बार बार आंसर दे रहे हैं उनके अलावा कोई माइक खोल के अपना आंसर दीजिए। मोना जी, शालिनी जी और अनुराधा दीदी, इनके अलावा कोई और जना अपना आंसर दीजिए। अपना आंसर दीजिए जरा। इसमें किस सांभवी मुद्रा से कौन से जी मैम ध्यान योग। ध्यान योग बहुत अच्छा। और नाद योग किससे सिद्ध होता है? भ्रामरी। नाद योग होता है मैम शांभवी से। भ्रामरी। यहाँ हमें कंफ्यूजन था, उस दिन हमने पढ़ा था तब भी। और रसानंद किससे सिद्ध होता है? बहुत अच्छे से। चलिए हमारा रिवीजन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का इतिहास ही स्वयं व्यक्तित्व होता है। इस युक्ति का संबंध किसके सिद्धांत से है? इस युक्ति का संबंध किससे सिद्धांत से, जरा बताएंगे। अगर किसी को आ रहा है तो माइक खोल के जरा बता देंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में अभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है। अगर जिसको मालूम है तो बता देंगे, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। जी 3rd होगा क्या? हाँ, हेनरी मरे का व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसमें जो वो ये इनको नव फ्रायडवादी भी कहा गया। आप नोट कर लीजिएगा, इसको नव फ्रायडवादी भी कहा गया है। इस सिद्धांत का हल्का सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि व्यक्तित्व में प्रेरणा की आवश्यकता पर बल दिया गया कि प्रेरणा से हमारा व्यक्तित्व, इस सिद्धांत में बताया गया कि प्रेरणा से हमारा व्यक्तित्व में और चेंजेस हो सकते हैं। हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे हमारा व्यक्तित्व भी बदल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान के किस सिद्धांत अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचना ही एकत्रित कर पाता है?
जिसको भी अगर इसका आंसर आता है तो आप बता दीजिए। होगा निर्देशन अवस्था उपागम, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ दीदी, शायद कंफर्म मुझे नहीं याद आ रहा। नहीं, आप इसमें देखिए, इसमें सूचनाओं की बात कहिए तो इसमें सूचना संसाधन जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम बहुत पीछे हो गए। किस ग्रंथि की वाहिनी स्टेनस की वाहिनी डक्ट कहलाती है? हमारी स्टेनस जो बोन है वो किसके अंदर आती है, उससे हम बिल्कुल समझ जाएंगे। थर्ड होगा। बिल्कुल राइट, थर्ड आंसर है। सभी लोग अपना आंसर नोट ले, कर्णमूल ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है? राहुल सर ने हमको बिल्कुल अच्छे से रटवा दिया है, तो सभी लोग जल्दी से बता देंगे। आंसर टाइप कर दीजिए फटाफट सभी लोग। ये हमारे फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, मैं राइट हूँ क्या? जरा यही बता दीजिए सभी लोग। जी फर्स्ट होगा इसका, फोर ब्रेन। हाँ, फोर ब्रेन फर्स्ट आंसर है इसका। हमको राहुल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल या स्नायु, जिसको कि क्रेनियल नर्व कहते हैं, वो कौन सी वाली क्रेनियल नर्व है? जो हमारी 10 क्रेनियल नर्व है उसके अंदर से इसको बताया गया है। चौथे नंबर पे कौन सी है, जरा बताएंगे? सभी लोग अपना आंसर टाइप कीजिए प्लीज। सभी लोग अपना आंसर टाइप करेंगे। मनोज सर, आपने सेकंड आंसर दिया, जरा खोल के बताएंगे। बोलिए। जी मैम, मुझे ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, ट्रोक्लियर जो इसमें है। बहुत अच्छे से बिल्कुल है। और इसका ना एक सबसे बड़ी एक चीज और भी है इसके बारे में, ये सबसे पतली नर्व है हमारी। ठीक है, इसको भी आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। और ये आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितने होते हैं? थोरेसिक वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं? ये सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। जो कोई भी अपना माइक खोल के आंसर करेंगे। 12 बिल्कुल सही है। ये हमें सर ने बहुत अच्छे से रटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है वयस्कों में? नहीं, बच्चों में। कौन सा आंसर बता रहे हैं? सेकंड ऑप्शन है ऑस्टियोमेलाइसिस। हाँ, ऑस्टियोमेलाइसिस है सेकंड ऑप्शन। बच्चों का है, मैं ध्यान हाँ बिल्कुल थर्ड बच्चों वाला रिकेट्स है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? कौन से दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? भैंस के, गाय के, बकरी के, मानव? आंसर क्या है? सही आंसर बताइए। शालिनी जी, आप माइक पे बता दीजिए प्लीज। फोर्थ होगा और फोर्थ से कौन अग्री नहीं है वो अपना आंसर खोल लीजिए। और फोर्थ से कौन अग्री नहीं है वो अपना आंसर खोल लीजिए। सभी लोग फोर्थ से अग्री हैं क्या? जरा एक साथ बोल दीजिए। जी। लेकिन मैं तो फोर्थ से अग्री नहीं हूँ। हाँ, मैं तो फोर्थ से अग्री हूँ। भैंस का दूध जो होता है आपने देखा होगा, उसमें हाई प्रोटीन हाई फैट होता है, है ना? और गाय का जो सबसे हल्का कौन सा होता है, जरा ये भी बता दीजिए। गाय का नहीं, बकरी का होता है। नहीं, गाय का होता है। ये कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी मैंने जहां भी पढ़ा है तो बकरी के दूध को पढ़ा है। ठीक है, अब फिर भी जो भी आप मुझे भी बताइएगा ग्रुप में डाल के, अगर कंफर्म होता है तो, कहीं जहां से भी आपने देखा हो। जी। चलिए 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन आगे चली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फिर पतंजलि की तरफ आ गए। पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मूल कारण क्या है? बिल्कुल सबको बिल्कुल मुंह पे रटा हुआ ये हमारा क्वेश्चन। थर्ड है क्लेश। क्लेश। इसमें इसका सूत्र कोई बोल पाएंगे? दीदी बोल देंगे तो बताइए, और कोई बोल सकता है तो बताइए। क्लेश हाँ। जन्म वेदनीय। बहुत अच्छे से। ये हमारे सेकंड पाद का 12वां सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? थर्ड होगा ग्लूकागॉन। बहुत अच्छे से। और एक और बताएंगे, बीटा से कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। और डेल्टा से बताएंगे कोई, या मैं बता दूं? आप बता दो दीदी। सोमेस्टिन। और एफ टाइप जो एफ कोशिकाएं होती है उससे कौन सा होता है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये 4 हार्मोन हमको सर ने बताए थे जब हमने अग्नाशय को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है?
हमारा शरीर जो है इसमें इसका मतलब है स्वस्थ कि शरीर संवर्धन से मतलब है, तो शरीर संवर्धनात्मक आसन होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे योगाभ्यासों की जो बुक है उसके अंदर से आंसर क्वेश्चन आ गया। योगाभ्यासों के अध्ययन विधियां, पुस्तक के अनुसार अध्ययन अध्यापन विधियां कितनी विधियां हैं, बताएंगे जरा सभी लोग। थर्ड होगा क्या? 6। थर्ड 6 बता रहे हैं कोई लोग, और कितने बता रहे हैं कोई? सभी लोग 6 से एग्री है क्या? लेकिन मैं तो 6 से एग्री नहीं हूँ, मेरे हिसाब से आंसर क्या 4th आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल 7 विधियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल 7 विधियां हैं। चलिए कहीं कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से हम डिस्कस करते हैं तो आगे हो जाता है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो चुका है। मेरे को 2-1 क्वेश्चन और रह गए, शायद 1 आध क्वेश्चन रह गया। हठ प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताए जिसे गोपनीय कहा जाता है। त्राटक। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बताया सबने, त्राटक। और कोई लोग 2 की तरफ गए, ऑप्शन 2 की तरफ गए, वो जरा अपना मैम वो गलती से हुआ, मैं कुछ और समझ रहा था। चलिए चलिए चलिए, ठीक जी, है जी। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्पा जी, मेरा ओवर हो गया है क्या? हाँ जी हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब पुष्पा जी करवाएंगे। मैंने वैसे भी उनका कुछ टाइम भी ले लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कराएंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती रहूंगी, ठीक है पुष्पा जी? ओके आपको? हाँ जी हाँ जी, ठीक है। चलिए चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताइए जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। इनमें से ऑप्शन चूज करिए। और थर्ड ऑप्शन आ चुका है, फोर्थ भी आ रहा है, और थर्ड ज्यादातर आ रहे हैं। और इसका जो आंसर आपका थर्ड आंसर सही है। उज्जाई प्राणायाम हम बैठकर भी कर सकते हैं और चलते चलते हुए भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल रट चुके हैं इन सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जांघों के अंदरों अदाओं की और पैरों के दोनों तलवों को मोड़कर स्थिर अवस्था के शरीर को सीधा रखना कहलाता है। पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन या गोरक्षासन? सभी टाइप करेंगे। मतलब कि इनर थाई के अंदर रख के जो आसन होता है वो कौन सा होता है? अपने पैरों के तलवों को हम इनर थाई के अंदर ले जाते हैं। सेकंड नंबर सिद्धासन कह रहे हैं। कोई सेकंड ऑप्शन आया, किसी का थर्ड ऑप्शन आया है? सेकंड आया है शायद, और थर्ड भी आ रहा है। थर्ड भी आया है। हाँ, इसमें हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मगर इसका जो सही आंसर है वो होगा स्वास्तिकासन, क्योंकि हम अपने पैरों के जो टोज हैं वो ऊपर निकालते हैं और जो हमारे तलवे वाला भाग होता है उसे हम अपने जांघों के बीच में डालते हैं, थाइस के बीच में डालते हैं, तो वह हमारा स्वास्तिकासन। इसका थर्ड आंसर इज राइट आंसर। चलिए ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हठ प्रदीपिका अनुसार नादानुसार की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरण होता है? किस प्रकार का नाद सुनाई देता है? भेरी, वीणा, मृदल या विमर्द? सेकंड वीणा, सेकंड आंसर आ रहा है, सभी टाइप करें। और सेकंड आपका आंसर सही है। अब इसमें बताएंगे कि इसमें कितनी अवस्थाओं की चर्चा की गई है, कोई बताएगा? 4 अवस्थाओं की। 4 अवस्थाओं की चर्चा की। राइट आंसर कौन कौन सी हैं? आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। वेरी गुड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं समय को देखते हुए। घरेल संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से मुद्रा, षटकर्म, प्रत्याहार, नियम, कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 इज आंसर आ रहा है। वेरी गुड, 4 आंसर इज द राइट आंसर। इसमें नियम है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। घरेल संहिता में 7 साधन बताए गए हैं मगर उसमें यम और नियम हमें नहीं दिए गए हैं, और मुद्रा, षटकर्म, प्रत्याहार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण के किस आसन का अभ्यास किया जाता है? इसमें लघु प्रक्षालन की बात करी गई है और इसमें से थर्ड आसन पूछा गया है आपसे। सभी अपने मैसेज करें। त्रियक भुजंगासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और नेक्स्ट उद्राकर्षण। और सभी के आंसर थर्ड आंसर आ रहे हैं, सभी को पता है यह है कटी चक्रासन। इसमें 5 आसनों की हमें बात बताई गई है और इसमें ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और त्रियक भुजंगासन और उद्राकर्षण 5 आसन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए,
आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में ध्यान के दौरान मस्तिष्क के किस तरंग को सक्रिय पाया जाता है? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में किस तरह की तरंगों का सक्रिय हो जाती हैं? सेकेंड बी आ रहा है और सेकेंड मनोज जी का भी बीटा आ रहा है और MDY से जो है उनका भी सेकेंड आ रहा है। तो इसका आंसर सेकेंड है और ये राइट आंसर है। इसमें हमारी जो तरंगे हमारे मस्तिष्क में चलती हैं वो इसमें अल्फा तरंगे आएगी। इसका आंसर इज द फर्स्ट आएगा, क्योंकि बीटा तरंग में बीटा जो तरंगे होती हैं वे उठे हुए व्यक्तियों की होती हैं। ठीक है, हमें 5 तरंगे बताई गई थी। किसमें बताई गई थी? आपको ध्यान है किसी को तो बताएंगे सभी? योगा बस की वीडियो के अंदर, हाँ उसके अंदर बताया था। वेरी गुड। अब इसमें से बताएंगे अभी बीटा तरंगे किस चीज के लिए यूज की जाती हैं, मतलब कौन सी अवस्था में होती हैं, याद है किसी को? चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो अल्फा तरंगे होती हैं वो ध्यान की निम्न अवस्था होती है। जो बीटा तरंगे होती है उसमें आदमी जब उठा हुआ रहता है उस समय बीटा तरंगे चलती हैं। जो हमारी गामा तरंगे हैं वह रोगी की अवस्था में होती हैं और जो हमारी थीटा तरंगे हैं वो ध्यान की उच्च श्रेणी में होती है। और एक और डेल्टा वो गहरी नींद की जो हमारी अवस्थाएं होती हैं उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैदिक ऋषि हैं? अंगिरा, रमण महर्षि, अत्रि और महर्षि महेश योगी। इनमें से 2 ऑप्शन आपने चूज करने हैं। कौन से वैदिक ऋषि हैं? सभी ध्यान से देखें और आंसर करें। सेकेंड सबका अभी शालिनी जी का सेकेंड आंसर आया है और सेकेंड आ रहे हैं सभी के ज्यादातर आंसर और ये आंसर सही है। अंगिरा और आत्रि, A एंड C इसका राइट आंसर है, क्योंकि महर्षि रमण और महर्षि महेश योगी जी तो आधुनिक युग के हैं और जो हमारे वैदिक ऋषि हैं वो आपके आगे अंगिरा और आत्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजो नित्य शाश्वतम पुराणों किन ग्रंथों में वर्णित है? प्रश्नोपनिषद में, कठोपनिषद में, भगवत गीता में या योग वशिष्ठ में? इसमें से 2 ऑप्शन आपने चूज करने हैं। सभी मैसेज करेंगे। सेकंड इसका आंसर आ रहा है B एंड C। तो ये है इसका राइट आंसर। कठोपनिषद और भगवत गीता इसका राइट आंसर है। ये तो हमें सभी को पता है, काफी बार ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओमकार की तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? अंतरिक्ष, द्यौ, सामवेद या यजुर्वेद? इसमें से भी आपको 2 ऑप्शन चूज करने हैं। सभी मैसेज करेंगे। अभी तक किरण जी का मैसेज आया है C और इसका राइट आंसर भी C है। मुझे लगता है ज्यादातर किसी को पता नहीं है तो इसका बता देती हूँ मैं। इसका राइट आंसर आपका C है। B और C जो तृतीय मकार में जो लय होता है वो द्यौ और सामवेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडांग योग वर्णित है? योग चूड़ामणि उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, श्वेताक्षर उपनिषद? तो इसमें से 2 ऑप्शन आपने सिलेक्ट करने हैं। सभी मैसेज करें। शालिनी जी का सेकंड आया और मनोज पाल जी का, युगंधरा जी का सेकंड आंसर आ रहा है और इसका राइट आंसर B है, A एंड C। न्याद बिंदु उपनिषद A और C इसका राइट आंसर है। योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अष्टकुंभकों का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? अष्टकुंभक, 8 कुंभकों का वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। सभी मैसेज करें। शालिनी जी 4 4 4 आंसर दे रही हैं और इसका आंसर भी 4 सही है। हठ प्रदीपिका और घृण संहिता, A एंड C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां हैं? स्टेप्स, इकस, इलियम, स्क्वाइट? ये जो आपकी हड्डियों के नाम दिए गए हैं कर्ण में, कान में कौन सी अस्थियां होती हैं उनके नाम क्या हैं? सेकंड
दो ऑप्शन चुनने हैं इसमें से भी आपका। मनोज जी का आया है ए एंड सी, और शालिनी जी ने 1 कर दिया है, अनुराधा जी ने 2 दिया है, और 1 इसमें काफी हमें मतभेद मिल रहे हैं 1 और 2 में। कोई बता सकता है कर्ण ग्रंथियां कर्ण अस्थियां कौन सी हैं? चलिए मैं ही बता देती हूँ, नहीं पता है तो। स्टैपिज, इनकस और एक मेलेसियस होती है। बहुत अच्छे से आंसर दिया। हमारे कर्ण में 6 अस्थियां होती हैं, 2-2 करके होती है, 2 स्टेप्स होते हैं, 2 इकस होती हैं और 2 मलेशियस होती हैं। वेरी गुड आंसर शालिनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्राणिधान किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? महाव्रत, क्रिया योग, यम और नियम। हमें पतंजलि के बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं और इसमें से आपने 2 सिलेक्ट करने हैं। ईश्वर प्राणिधान किस किस में अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर, फर्स्ट सबका राइट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर है क्रिया योग और नियम में हमें इसका वर्णन मिलता है। क्रिया योग भी क्या है, कोई बता सकता है? कौन सी 3 चीजें हमें दिखाई देती हैं? तप, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। वेरी गुड अनुराधा जी और शालिनी जी, आपने सही आंसर दिया है। और नियम में तो आता ही आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी एंड डी। जो हमारे जल में घुलनशील विटामिन, सबका थर्ड आंसर आ रहा है, थर्ड। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया सी। डी एंड सी इसका राइट आंसर है, बी एंड सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब आगे की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, शरीर षोडश बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्गीकृत भोजन में अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? फैट, वसा, दलहन, पल्सेस, मीट या ऑयल्स। तो इसमें भी 2 ऑप्शन आपने चुनने हैं, सभी अपना मैसेज करेंगे। सेकंड आंसर शालिनी जी ने 2 दिया, युगंधरा जी ने भी 2 आंसर दिया है और इसका आंसर भी 2 सही है, पल्सेस एंड मीट। क्योंकि जो हमारे बॉडी बिल्डिंग में जो हमें सहायता करते हैं उसमें हमें ज्यादातर प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन हमें ज्यादातर पल्सेस से और मीट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पतंजलि जी का, भावनात्मक अवस्था का मुख्य कारण क्या है? संशय, प्रमाद, व्याधि या आलस्य। भावनात्मक, योग वशिष्ठ से भी हम कह सकते हैं इसे। संशय, प्रमाद, व्याधि, आलस्य, भावनात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण क्या है? 2 ऑप्शन चुनेंगे। युगंधरा जी का 1 आया है, ए एंड सी, संशय और आलस्य। आलस्य तो शारीरिक हो गया ना? सभी मैसेज करें। थर्ड आंसर शालिनी जी का राइट आंसर है, मनोज जी बी कह रहे हैं, बी एंड डी, आलस्य और प्रमाद, और दीपाली जी थर्ड कह रही हैं, ए एंड बी। मगर इसका राइट आंसर आपका होगा थर्ड आंसर, ए एंड बी, प्रमाद एंड संशय। क्योंकि संशय और जो आपका प्रमाद है ये दोनों ही भावनात्मक अवस्था से आते हैं। आलस्य और व्याधि तो हमारे शारीरिक रूप से होते हैं, तो इसलिए वो भावनात्मक में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, घृण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपत्य हैं? अपत्याहार के बारे में पूछा गया है। इसमें से भी आपने 2 ऑप्शन चुनने हैं, मुगर, चना, कुलथ और मसूर की दाल, मसूर। सबका 2 आंसर आ रहा है और इसका आंसर 2 बिल्कुल सही है। घरेन संहिता ने सबने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसका आंसर सी एंड डी बिल्कुल सही है, कुलथ और मसूर अपत्याहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से आसन वर्जित हैं? मतलब कि थर्ड ट्रिमेस्टर में कौन से आसन वर्जित कहे गए हैं वो बताने हैं। मनोज जी का भी 4 आ रहा है एंड सभी का ज्यादातर 4 आंसर आ रहा है और इसका राइट आंसर है 4। सभी ने सही आंसर दिया है। पश्चिमोत्तान और पवन मुक्त आसन हमें थर्ड ट्रिमेस्टर में नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन विशुद्धि चक्र से संबंधित नहीं है? विशुद्धि चक्र में क्या नहीं होता है वो बताना है। इसमें भी 2 ऑप्शन आपको चूज करने हैं, 2 विकल्प चूज करें। विशुद्धि चक्र गले के सेंटर में जो हमारा चक्र पाया जाता है, इसमें 4, शालिनी जी का भी 4 आंसर आ रहा है। C एंड D नहीं बोला गया है। सी, अच्छा नहीं, नहीं बोला गया है ना, तब ए और बी होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। हाँ, ए और बी इसका राइट आंसर है। किरण जी ने सही आंसर दिया, आशा जी ने भी इसका सही आंसर, दीपाली जी ने भी। इसमें 12 दल और हृदय प्रदेश नहीं आएगा क्योंकि विशुद्धि चक्र में 16 दल होते हैं और ये कंठ प्रदेश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए कौन कौन से रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी हैं? कफ में क्या लाभकारी है वो बताना है। लवण, अम्ल, कटु, तिक्त। सभी 2 ऑप्शन आपने इसमें चूज करने हैं। शालिनी जी का 4 आया है और मनोज जी का भी 4 और MDY से जो है 4 और दीपाली जी का 4। तो इसका राइट आंसर, हमारे राहुल सर ने हमें ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इसका राइट आंसर है कटु और तिक्त। C और D इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? हठ प्रदीपिका के अनुसार बताना है तत्व ज्ञान, श्रद्धा, निश्चय, स्मृति। इसमें से 6 कारण कौन से शामिल नहीं है? 4 आंसर आया है मनोज पाल जी का। अभी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये साधक तत्वों की बात करी जा रही है। यहाँ पर जो हठ प्रदीपिका में साधक तत्व दिए गए हैं उनकी बात की जा रही है। बी आंसर आना शुरू हो चुका है, सेकंड आंसर। नहीं है, साधक तत्व इसमें जो नहीं है उनकी बात करनी है, बात कही गई है। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है। श्रद्धा और स्मृति साधक तत्व में शामिल नहीं किए हैं। कोई भी साधक तत्व बता सकता है जिसको लर्न है? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञानात् निश्चय, जन संसद परित्याग, षष्ठ प्रयोग प्रसिद्ध्यति। वेरी गुड शालिनी जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से घुमावदार आसन हैं? ताड़ासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, कटी चक्रासन और पवन मुक्त आसन। इसमें से भी 2 आपने ऑप्शन चुनने हैं। सेकंड सबका आंसर आ रहा है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आंसर सभी ने सही दिया है। इसका आंसर सही है अर्धमत्स्येंद्र आसन और कटी चक्रासन। सेकंड आंसर इज राइट आंसर, बी एंड सी। दोनों में ही ट्विस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। घरेन संहिता के अनुसार किन ऋतुओं में हठ योगाभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। नहीं करना चाहिए। 4 आंसर आ रहा है शालिनी जी का, युगेंद्रा जी का, आशा जी का, मनोज जी का 4 आंसर। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। इसका आंसर बी और सी हमारा राइट आंसर है। हमें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास करना चाहिए, कोई बता सकता है? माइक ऑन करके। दीदी वसंत और शरद। वसंत और शरद में हमें योगाभ्यास करना चाहिए। अनुराधा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यास के लिए एक स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशलता, योगाभ्यास का स्वानुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशात्मक क्षमता। इसमें से भी आपने 2 ऑप्शन चुनने हैं। सभी ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें। शालिनी जी का 3rd आंसर आ गया है, युगंधरा जी का भी 3rd आया है, आशा जी का, दीपाली जी का, मनोज पाल जी का, जय कृष्णा जी का 3rd आंसर, और इसका 3rd आंसर इस सही है। A एंड D सात्विक व्यक्तित्व और D आपका योगाभ्यास का स्वानुभव, सभी ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मिलान करना है आपको। ये हमारे योगियां हैं, योगियों के द्वारा मिलान है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी शिवानंद सरस्वती, श्री टी कृष्णाचार्य और श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनके वो दिए गए हैं, प्रदेश दिए गए हैं, उनके साथ इनका आपने मिलान करना है। योगेंद्र जी का 1 आया है। सभी का फर्स्ट आंसर आ रहा है और ये आंसर फर्स्ट बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, इसलिए ये है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी इनका आया है ऋषिकेश। ऋषिकेश में इन्होंने परमार्थ निकेतन का स्थापना की थी, इसलिए। और श्री टी कृष्णाचार्य मैसूर और श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया था, तो स्थापना की थी, इसलिए ये दिए गए नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, मैम एक मिनट, हाँ जी। शिवानंद जी ने परमार्थ निकेतन की स्थापना की? हाँ, जो आपका ऋषिकेश में है, लक्ष्मण झूला। परमार्थ निकेतन? नहीं मैम, परमार्थ निकेतन तो नहीं है, सॉरी, कुछ और है। नहीं दीदी, वो धर्मार्थ चिकित्सालय है। हाँ, धर्मार्थ चिकित्सालय और शिवानंद आश्रम है। ये डॉक्टर ना? मैं गलत हूँ और जो बता रहे हैं आप ठीक हो सकता है। सुना नहीं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया, सॉरी। चलिए ठीक है, जिसको पता है वो बता देंगे। शिवानंद सरस्वती जी का ऋषिकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने भी सुना था वो परमार्थ निकेतन है उनका भी, उन्होंने वो नहीं है, ऋषिकेश में है, मगर वो निर्माण नहीं किए थे। अच्छा, चलो कंफर्म करते हैं। कंफर्म कर लेंगे फिर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये मिलान है, ये भी हमारे योगियों के मिलान है। किन्होंने क्या योग दिया है उसके बारे में बताया गया है। विवेकानंद, श्री अरविंद, श्री महर्षि रमन और महर्षि दयानंद सरस्वती। उपासना योग, ज्ञान योग, राजयोग, पुण्य योग, इसका मिलान करें और मैसेज करें। दीपाली जी का 3rd आंसर आया है, युगंधरा जी का भी 3rd आंसर आया है और सभी आंसर करें। अनुराधा जी का भी 3rd आंसर आया है, आशा राणा जी का भी 3rd, और ये आंसर आपका सभी का सही आ रहा है, इसका आंसर 3rd सही है। विवेकानंद जी ने हमें राजयोग और श्री अरविंद जी ने पूर्ण योग, जिसे हम समग्र योग भी बोलते हैं, रमन महर्षि जी ने ज्ञान योग और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उपासना योग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित कीजिए। ये भी आपका मिलान करो है, मिलान कर दीजिए। श्रद्धा, ऋत, सत्य योग, मध्य भाग, सिर, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। तैत्तिरीय के अनुसार इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है इनको मिलाने में और नीचे विकल्पों को चुनने में। शालिनी जी का 2nd आंसर आया है और
शालिनी जी बिल्कुल सही है, इसका सेकंड आंसर सही है। श्रद्धा का आपका सिर आएगा और युगंधरा जी का भी आ गया है, इनका भी सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आपका रित है दाहिना पक्ष और सत्य है बायां पक्ष और योग से आपका आ गया मध्य भाग। ये हमें 33 में पूजा मैम ने पढ़ाए थे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार हमें इसमें भी सुमेलित करना है अकार उकार मकार और अर्धमात्रा, और इनके देव हैं सूर्य अग्नि वारुणी और वायु, इनसे मिलान करना है। मिलान कर जाएंगे सभी। नाद बिंदु उपनिषद, मैम थर्ड ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए मैम। शालिनी जी का आया है सेकंड आंसर और युगंधरा जी का भी सेकंड आंसर आया है और दीपाली जी का भी सेकंड आ गया है और इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। आकार जो है, आकार के जो देव हैं वो अग्नि हैं, उकार के जो हैं वो वायु हैं, मकार के जो हैं सूर्य हैं और जो अर्ध मात्रा है उसके वारुणी हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम ज़्यादा समय ना देते हुए हमें थोड़ा जल्दी करना है। अब इसमें आपको सूत्र दिए गए हैं और ये कौन से पाठ से लिए गए हैं ये बताना है। ये भी हमारा पतंजलि जी का क्वेश्चन। शालिनी जी का 4 आ चुका है आंसर। योगिंद्रा जी अनुराधा जी का भी 4 आंसर आ चुका है। 4 सभी इसका 4 आंसर दे रहे हैं और इसका 4 आंसर बिल्कुल सही है। त्रिसम्वेगा नाम क्या हमारा लिया गया है समाधि पाठ से और तदेवार्थम हमारा साधना पाठ से। ये दोनों पाठ 21 सूत्र के हैं और जो थर्ड है हमारा विभूति पाठ से लिया गया है जो क्रमों का हमें बताया गया है और क्लेश निवृत्ति 30 हमारा कैवल्य पाठ से लिया गया है। इसका थर्ड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा पतंजलि का क्वेश्चन। दृक् शक्ति दर्शन शक्ति इसमें मिलान करना है और विशेष अविशेष लिंग ज्ञानेन्द्रिय तन्मात्रा मूल प्रकृति बुद्धि और पुरुष। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ऊपर का क्वेश्चन हट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिखने चाहिए। सेकंड आया है, शालिनी जी का सेकंड कह रही हैं। युगेंद्रा जी भी सेकेंड और सभी मिलान करें। दीपाली जी 1 कह रही हैं। चलिए कोई बता सकता है इसको? मैम इसमें एक चीज जैसे मैंने ए का 5th देखा पुरुष है तो सेकंड ऑप्शन में ए का 5th है और जो है वो मूल प्रकृति है तो ई का 3rd होगा, तो मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन तो सेकंड होना चाहिए। हाँ राइट ऑप्शन इसका सेकंड ही है। जो दृक् शक्ति है, दृक् शक्ति मतलब पुरुष है, दर्शन शक्ति बुद्धि है, विशेष हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, अविशेष हमारी तन्मात्रा है और अलिंग हमारी मूल प्रकृति है। इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए फिर से हमारा पतंजलि का क्वेश्चन आ गया है। इसमें भी आपको सूत्र दिए गए हैं और ये सूत्र किस चीज के बारे में है ये आपको बताना है। पूर्वे शाम अपि गुरु काले निश्चितात्। फोर आंसर आ रहा है सभी का और 4 आंसर इज द राइट आंसर। इज द जो हमारा पूर्वे जो
पूर्वज गुरु, गुरु का जो भी पूर्वज है वो हमारा ईश्वर आ गया है, 4th आसन। और दूसरा हमारा विभूति दी गई है। 3rd हमारा आसन के बारे में बताया गया कि आसन के बाद क्या होता है। और फिर अभ्यास, अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए वो बताया गया। दीर्घकाल और निरंतर और सत्कार से हमें अभ्यास करना चाहिए। 4th आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें हमें बोन्स के नाम दिए गए हैं और ये बोन्स कहाँ पर हैं ये बताना है आप सभी को। सभी ध्यान से देखें और सभी इसका आंसर करें। रेडियस, ट्रेपेजियम, फिबुला और स्टिम, रिस्ट, हिप, फोरमेन, लैग। युगेंद्र जी का सेकंड आया है, शालिनी जी 3rd कह रही हैं। सभी मैसेज करें। इसका चलो मैं बता देती हूँ। किरण जी सी कह रही हैं। किरण जी बिल्कुल ठीक है। इसका राइट आंसर 3rd आंसर है। जो आपकी रेडियस है वो 4 आर्म्स की, आगे की बाहा की हमारी हड्डी है। और नेक्स्ट जो ट्रेपेजियम है वो हमारी रिस्ट की हड्डी है। और फिबुला, फिबुला हमारे लेग की बोन है। और स्टिम जो है हमारे हिप्स की बोन है, हिप की बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शीतली, अग्निसार, उज्जाई, भस्त्रिका दिए गए हैं। ये क्या क्या करते हैं ये बताना है आपको। शीतली प्राणायाम से क्या होता है, अग्निसार क्रिया से क्या होता है, उज्जाई से क्या होता है और भस्त्रिका से क्या होता है। शालिनी जी 3rd आंसर कह रही हैं। युगंधरा जी भी 3rd आंसर 3 कह रही हैं, सी। और 3rd आंसर सभी क्या आ रहे हैं। दीपाली जी, जय कृष्णा जी 3rd आंसर। इसका 3rd आंसर बिल्कुल सही है। शीतली प्राणायाम, शीतली प्यास का शमन, अग्निसार पाचन, बढ़ना, उज्जाई गले की सफाई और भस्त्रिका साइनस की सफाई। ये बिल्कुल आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, श्वेतासर उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित सिद्धियों का अनुक्रम, श्वेतासर में जो हमें सिद्धियों का अनुक्रम है उसको दिया गया है, उसको बताना है, क्रम से बताना है। आरोग्यता, शारीरिक लागता, वर्ण प्रसाद, शालिनी जी 1 कह रही हैं। स्वर वाणी की मधुरता, अलोपता, अलोपता मतलब है विषय आसक्ति से निवृत्ति। और वर्ण प्रसाद का अर्थ है शारीरिक तेजस्ता। युगंधरा जी 2nd कह रही हैं। इसका राइट आंसर ए है, फर्स्ट है। इसका फर्स्ट है शारीरिक लागता, फिर आरोग्यता, अलोपता, वर्ण प्रसार और लास्ट में स्वर वाणी की मधुरता। इसका फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित को क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ये हमारे अंतराय हैं, अंतरायों को हमने व्यवस्थित मतलब क्रम से लिखना है। सभी क्रम से मैसेज करें। युगंधरा जी का 3rd आंसर आया है। शालिनी जी 3rd कह रही हैं। थर्ड इज द राइट आंसर। और अनुराधा जी का भी आ गया है। इज द 3rd इज द राइट आंसर। और MD वाई से जो है 3rd आंसर इनका भी आ चुका है। और संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिका, इसका सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारे नेफ्रॉन्स के हैं। डिस्टल, इनको भी हमें क्रम में लगाना है। डिस्टल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल और लूप ऑफ हेनले, इनको क्रम से लगाएं।
अभी किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। चलिए मैं ही बता देती हूँ इसका राइट आंसर इज द डी आंसर। फर्स्ट में आएगा बी। अब युगेंद्र जी का आ गया है 4 नंबर। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 4 इसका राइट आंसर है। बी आएगा सबसे ग्लोमेरुल्स, फिर आपका आ जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल सी, एंड फिर डी आएगा लूप ऑफ हैनले, और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। इसका 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है योग सूत्र अनुसार निम्नलिखित में से क्रमानुसार, ये हमारे चित्त विक्षेप हैं, उपविक्षेप, तो इनको भी क्रम में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दौर्मनस्य, श्वास प्रश्वास, दुख, अंग में जैत, इसका हमने क्रम से लगाना है इन्हें में। दीपाली जी का 3rd आंसर आया है, और नीरज जी 3rd कह रहे हैं, किरण जी 3rd, अनुराधा जी 3rd कह रही हैं। 3rd इज द राइट आंसर। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जैत, श्वास प्रश्वास इज द राइट आंसर। CADBD राइट आंसर। सॉरी पूजा जी अच्छा जी, आप पूजा जी बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका पतंजलि का जी का क्वेश्चन है। मित्रता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अपुण्य, दुख, सुख, पुण्यवान। फर्स्ट साधन आपका समाधि पाठ से लिया गया है ये, और हमारे चित्त को निर्मल करने के ये साधन है, इसका बताया गया है। सभी मिलान करें इसका। 3rd ऑप्शन एक मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। युगेंद्र जी का 4 आया है आंसर। दीपाली जी 3rd कह रही हैं, और किरण जी फिर 4th कह रही हैं, अनुराधा जी 3rd कह रही हैं। 3rd जिन्होंने भी आंसर दिया है वो रॉन्ग है। 4th इज द राइट आंसर। मित्रता में सुखी, पूजा जी 4 कह रही हैं, राइट है। मित्रता में सुखी, और करुणा में दुख, मुदिता में पुण्यवान आएगा, और उपेक्षा में अपुण्यवान आएगा। तो इसका 4 आंसर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाभ्यास की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो हम पाठ योजना बनाते हैं उसमें क्या क्रम रहना चाहिए, उसको हमने व्यवस्थित करके लिखना है। पाठ का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तित्व अभ्यास, प्रश्नोत्तर या समूह अभ्यास। शालिनी जी 4 कह रही हैं, किरण जी ने 4 लिखा है, पूजा जी 4 कह रही हैं, और इसका 4 इज द राइट आंसर। सबसे पहले आएगा पाठ का प्रस्तुतिकरण, फिर व्यक्तित्व अभ्यास, फिर समूह अभ्यास, फिर लास्ट में प्रश्नोत्तर। अनुराधा जी का भी 4 आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि जी के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, श्रद्धा, समाधि। ये हमारे साधक पंचक हैं जो हमें असंप्रज्ञात समाधि हमें दिलाते हैं, तो इनको क्रम से लगाना है। शालिनी जी 3 कह रही हैं, दीपाली जी 3 कह रही हैं, अनुराधा भी 3 कह रही हैं, तो इसका राइट आंसर 3 ही है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा इज द राइट आंसर, और इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ा संयम बना के रखेंगे। सात्विक लोग सात्विक ईश्वर की पूजा करते हैं। सात्विक लोग गरम और नमकीन और स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। इनमें से A, B 1, 2, 3, 4 में से चूज करना है, क्या है? किरण जी B कह रही हैं, शालिनी जी B, शालिनी जी 3 कह रही हैं, और पूजा जी 3 कह रही हैं, आशा जी 3 कह रही हैं, इसका दीपाली जी भी 3 कह रही हैं। इसका 3rd आंसर इज द राइट आंसर।
सात्विक लोग स्वात्विक केसर की पूजा करते हैं और सात्विक लोग गरम नमकीन स्वादिष्ट, जबकि ये राजसिक भोजन के हमारे राजसिक भोजन के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर सही है, ए सही है मगर आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आनंददायक मनोदशा में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता है। संज्ञान यहाँ पे बुद्धि के लिए और संवेग भावनात्मक के लिए यूज हुआ गया है। इसका सही आंसर देंगे। शालिनी जी 1 कह रही हैं, किरण जी बी कह रही हैं। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। शालिनी जी का फिर सेकंड आ गया है बी। वो नहीं, मैंने नहीं देखा, सेकंड ही होगा, नहीं है, व्याख्या नहीं है इसकी। पूजा जी भी सेकंड, हाँ ठीक है। आनंददायक मनोदशा बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ये ठीक है। संज्ञान, जब हम बुद्धि से काम करते हैं तो संवेग उससे प्रभावित नहीं होते। बुद्धि से जब हम काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें हमारे संवेग को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आ गया बी आएगा। दोनों सही है मगर ये दोनों सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ प्रदर्शन विधि का उच्च शैक्षणिक महत्व है। यह देखकर विश्वास करना करके सीखने के सिद्धांत का समर्थन करता है। यह सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक शिक्षण का सम्मिश्रण है। योग कार्यक्रम में मोटिवेशन के साथ, शालिनी जी सेकंड कह रही हैं, किरण जी 1 कह रही हैं। इसका राइट आंसर 1 होगा क्योंकि इसमें यह दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी है। योग कार्यक्रम में प्रेरणा के साथ हमें डेमोन्स्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है और ये करके जब तक हम योगा करेंगे ही नहीं तब तक हम इसको उतना सीख भी नहीं पाएंगे। तो देख कर विश्वास करने करके सीखना है का सिद्धांत का समर्थन करता है। यह प्रैक्टिकल भी है, सैद्धांतिक भी है और प्रायोगिक भी है। प्रैक्टिकल भी है और थ्योरिकल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, उद्यान और नौली दोनों का अभ्यास बाह्य श्वसन धारण की अवस्था में किया जाता है। उद्यान और नौली दोनों में अभ्यास के समय उदरी ऋण दबाव बनता है। तो इसका आंसर देंगे, उदरी मतलब पेट अंदर की ओर जाता है। शालिनी जी 1 कह रही हैं, दीपाली जी भी 1 कह रही हैं और 1 इसका सही आंसर है। किरण जी भी 1 कह रही है, अनुराधा जी भी 1 कह रही हैं। दोनों, हाँ, बाह्य श्वसन तो होता ही होता है और ऋण दबाव भी होता है, मतलब माइनस की ओर जाता है, हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। तो इसके लिए 1 आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है। संयोग का कारण अस्मिता है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की प्राप्ति का कारण संयोग है। ये भी हमारा पतंजलि का क्वेश्चन। शालिनी जी 1 कह रही हैं, दीपाली जी भी 1 कह रही हैं, किरण जी 1 कह रही हैं, MGY पूजा जी 1 कह रही हैं। इसका 1 आंसर सही नहीं है, इसका थर्ड आंसर सही है। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हान है, ये तो ठीक है, मगर संयोग का कारण अविद्या है, अस्मिता नहीं है। क्योंकि जो हमारा सेकंड पाद है उसमें जो हमारा 24वां श्लोक है उसमें तस्य हेतु विद्या, संयोग मतलब कि पुरुष और प्रकृति, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का जो संयोग का कारण वो है अविद्या है, अस्मिता नहीं है। तो इस यहाँ पे थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, हाँ जी पूजा जी, ये आंसर ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आज यहीं पे आपका ये क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे वो हैं
वो एक कंफ्यूजन था ना किसी का, जिसमें बताया था कि वो परमार्थ निकेतन का जो था ना, उसमें है ना ऐसे बताया था कि धर्म चिकित्सालय जो कि 1927 में परमार्थ निकेतन के नाम से लक्ष्मण झूला पे, ये वाला उसमें बताया था मैम ने हमको जब पढ़ाया था ना। तो शिवानंद जी के बारे में बताया था, किसके बारे में? हाँ, शिवानंद जी के, शिवानंद सरस्वती का था। हाँ, हमने पढ़ाया तो था, मुझे ध्यान तो है, मगर हाँ दीदी, देख लेंगे एक बार। ये जो धर्मार्थ चिकित्सालय है ना, वो लक्ष्मण झूला में बनाया है। जी हाँ, जी, हाँ, वो जो कुष्ठ रोगी को लिए बनाया है। हाँ हाँ, उसमें ना जैसे अपने को जब मैम ने पढ़ाया था ना, तो उसमें ये लिखा था कि परमार्थ निकेतन में धर्म चिकित्सालय बताया था, है ना। हाँ।